गुड मॉर्निंग बच्चों, टीएलएसएस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूंगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या कि एनर्जी का जो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से सिक्रेशन होता है जो सेल के अंदर होते हैं। ये इस सेल्यूलर प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन बच्चों क्या होता है, ये ब्रीदिंग से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ब्रीदिंग जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया वहाँ तक उसको ब्रीदिंग बोलेंगे। रिस्पायरेशन सेल के अंदर होते हैं, इसमें ब्रेकडाउन होता है और क्या होता है एटीपी एनर्जी रिलीज होते हैं। तो देखो मैंने लिखा है, मैंने नोट्स बना लिया अभी, उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ। सेल्यूलर रिस्पायरेशन इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। अकर्स इनसाइड लिविंग सेल्स, जो क्या होता है लिविंग सेल के अंदर होता है। ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड, जिसके दौरान क्या होता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन के दौरान होता है क्या, ऑर्गेनिक फूड का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी एनर्जी का रिलीज होता है। ऑर्गेनिक फूड में क्या होता है बच्चों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जितने भी ये सब फैट हैं ईटीसी, इन ये सब का क्या होता है ब्रेकडाउन होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज में बनने के बाद क्या होता है फिर ये डिफरेंट सेल के अंदर ही डिफरेंट प्रोसेस को पाथवे को फॉलो करते हुए एटीपी का सिंथेसिस करता है, जो क्या है एनर्जी करेंसी है, ठीक है ना। अब देखो सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या है बच्चों, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ओवरऑल इक्वेशन देखोगे तो C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों ग्लूकोज। ये क्या हो गया ग्लूकोज हो गया। और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। ये मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होते हैं ना, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स वाटर और 36 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं 36 एटीपी का एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना बच्चों, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने में 36 एटीपी एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है ना। अब जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, व्हाई एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एटीपी नॉट यूज डायरेक्टली, मतलब एनर्जी जो होता है ना, मतलब जो भी हम लोग ग्लूकोज वगैरह खाते हैं वो एटीपी में ही क्यों होता है। देखो एटीपी में क्या होता है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है ना। कोई भी प्रोसेस होने के लिए जब हम लोग को क्या होगा ना, मतलब कि जहाँ पे हम लोग को मान लो एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी की नीड है, तो उस एटीपी का यूज कर लेंगे। अगर मान लो कि डायरेक्टली अगर हम लोग क्या होगा डायरेक्टली अगर एनर्जी यूज करने लेंगे, तो अगर यूज नहीं हुआ तो वो हम लोग तो मतलब वो वेस्ट भी तो हो सकते हैं ना डायरेक्टली। इसीलिए क्या होता है हम लोग एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को ही यूज करते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन होते हैं ना लिविंग सेल के अंदर, ये क्या है एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। क्या होता है एरोबिक रिएक्शन होते हैं। मतलब एरोबिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक होते हैं एरोबिक, एक होते हैं क्या अनएरोबिक। एरोबिक में देखो बच्चों क्या होता है, मैंने लिखा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है नीड ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि ऑक्सीजन की नीड होती है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ताकि सेल्यूलर रिस्पायरेशन अपने जो भी उसके पाथवे हैं उसको कंप्लीट कर पाए। और हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह से क्रेब्स साइकिल होते हैं। अनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होते हैं अनएरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखो लिखा है इट अकर्स रेयरली, और ये अनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं लिविंग सेल में रेयरली होते हैं। कब होता है, अब्सेंस और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन या तो अब्सेंट होंगे या तो ऑक्सीजन की कमी बहुत ही ज़्यादा कमी होगी, उसी कंडीशन में ये क्या होते हैं अनएरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि 2 एटीपी एनर्जी, नेट एटीपी देखोगे ना तो 2 एटीपी का क्या होता है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा अनएरोबिक में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्या होंगे आपको, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो बच्चों हम लोग को जानना है क्या, देखो रिस्पायरेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स। देखो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन हुआ फूड खाए ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप्स क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या होता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या होता है तीसरा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 3 स्टेप्स रिस्पायरेशन 3 स्टेप प्रोसेस है बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस में भी बहुत सारे पाथवे होंगे, ठीक है ना, स्टेप्स हैं।
दूसरा क्या होता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तब जाकर के बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देखो हम लोग को फोकस करना है ग्लाइकोलाइसिस पे। तो क्रेब्स साइकिल जो होता है ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होते हैं बाद में, ये को क्रेब्स साइकिल में कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी सिंथेसिस होती है, बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस यहाँ पे जाके होता है। ग्लाइकोलाइसिस में भी थोड़ा ब्रेक क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है पर कम होता है कंपेयर टू ईटीसी क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल क्या है, कॉमन होता है, एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ये होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कॉमन होता है, ठीक है ना। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें क्या होता है 6 मॉलिक्यूल, जो 6 कार्बन के जो ग्लूकोज हैं इसका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग पायरूवेट बोलते हैं। और नेट गेन जो होते हैं ना 2 एटीपी जो होते हैं, नेट गेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत नहीं है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 एटीपी इतना प्रीकर्सर के रूप में देना पड़ता है, 2 एटीपी देंगे, मतलब टोटल एटीपी जो होते हैं यहाँ पे आपको प्रोड्यूस तो 4 एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन 2 एटीपी हम लोग को ना एक्टिवेशन के लिए देना पड़ता है। तो 2 एटीपी, तो नेट एटीपी जो होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का ही नेट एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब देखो बच्चों, हम लोग को देखते हैं क्या ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं 2 फेजेज में, 2 स्टेप्स में क्या होता है कंप्लीट होते हैं। एक स्टेप होता है बच्चों प्रिपरेटरी फेज, दूसरा होता है क्या ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है ना। अब देखो प्रिपरेटरी फेज जो होते हैं बच्चों, जैसे इसमें क्या होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, इसमें 2 एटीपी हमको देना पड़ता है। तो उसके बाद ये क्या होता है 3 कार्बन के फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है PgAl में ये चेंज ब्रेक होता है, ठीक है ना, 3 कार्बन वाला। इसमें फिर यहाँ से क्या होता है 4 एटीपी का और 2 NADH का प्रोडक्शन करता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस फेज को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, इसमें बोलता है हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये 2 फेजेज में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या होता है प्रिपरेटिव फेज, दूसरा क्या होता है ऑक्सीडेटिव फेज। तो हम लोग ना इसी 2 स्टेप्स को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। कई बुक में आपको लगातार आपको दिए रहेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, मैं इसको इजी करने के लिए ब्रेक कर दिया है 2 स्टेप में। देखो तो हम लोग स्टेप 1 को देखते हैं क्या ग्लाइकोलाइसिस का। जैसे देखो क्या ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को ये क्या होता है जब एक एटीपी देंगे हम लोग तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएंगे एडीपी में, और फास्फोराइलेशन हो गया, और ये क्या बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 से, मतलब देखो ये कहीं भी किसी भी जगह पे जुड़ रहा है, मैं इजी करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 6th नंबर कार्बन पे ही या 1st कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। फिर एक एटीपी जब देंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट मतलब क्या होगा देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना, जब फिर हम लोग एक एटीपी देंगे, देखो यहाँ पे एटीपी नहीं देते हैं, यहाँ पे एटीपी देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं कन्वर्ट किस में हो जाता है बच्चों फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, इसी का आइसोमर है, ठीक है ना। ये क्या है इसका आइसोमर है। और यहाँ पे क्या होता है फिर हम लोग क्या करेंगे एटीपी देंगे, एक एटीपी देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। तो एक और फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ गया, ठीक है ना। ये आप लोग इसको मिस कर देंगे, यहाँ पे एटीपी देंगे तो 2 एटीपी दिए, तो ये क्या बन गया फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट, ठीक है ना। फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट बन गया। तो टोटल एक एटीपी यहाँ दिया, एक एटीपी यहाँ दिया, 2 एटीपी दिया, बन गया फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट बन गया। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट जो है ना अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेगा स्प्लिट करेगा। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ये क्या कर गया स्प्लिट कर गया। तो एक बनाता है क्या बच्चों ट्रायोज फॉस्फेट। दोनों को हम लोग 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है तो दोनों को ट्रायोज फॉस्फेट ही बोलेंगे, लेकिन एक का नाम देखो, इसके पोजीशन ऑफ ये फॉस्फोरस ग्रुप ना अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसका एक का नाम पड़ता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको PgAl बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PgAl। एक कार्बन जो होते हैं, एक जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसको बोलते हैं ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। ये जो होते हैं बच्चों दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ग्लाइकोलाइसिस में आगे जाने के लिए हमें PgAl ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट का ही ज़रूरत है। तो ये जस्ट क्या होता है ना, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है आपको PgAl में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए लिखा है एक दूसरे का
क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर है। तो ये मेरा क्या है, स्टेप 1 कंप्लीट होता है किसका, प्रिपरेटरी पे। तो ये क्या लिखा है मैंने, सेल यूज्ड PGAL, हैंस मतलब सेल यूज क्या करता है, PGAL करता है आगे के वाले स्टेप के लिए, इसीलिए DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड फॉस्फेट, ये क्या करता है, आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू PGAL, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है PGAL में। तो ये क्या होता है, हियर वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL नाउ। अब हमारे पास क्या है, ये भी कन्वर्ट हो गया, तो PGAL का कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, एक तो पहले से था, ये भी कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स PGAL का है। तो यहाँ पे हमको ये मतलब अब देखो क्या हुआ, ग्लूकोज को PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमको कितने ATP देना पड़ा, 2 ATP का यूज हुआ, हमने दिया। अब देखो अभी तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है, अब स्टेप 2 आएंगे। स्टेप 2 में देखो बच्चों क्या होता है कि हमारे जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL है, मतलब कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या करते हैं ना, PGAL मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बन का, इसमें क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहा है ये, और ये क्या करेगा 2 मतलब सब में 2 लिखेंगे, 2 क्यों, 2 मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहे हैं साथ में। तो NAD जब जैसे देंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो 2NADH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, एनर्जी ब्रिंग फॉस्फेट। अब देखो फिर क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGAL ट्रायोज बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, BG, इसको BPGAL बोलते हैं, क्योंकि मतलब इसको बोलते हैं 1,3-bis ग्लिसरिक एसिड, इसलिए। अब यहाँ पे एनर्जी देंगे ADP, मतलब ADP जो होता है यहाँ पे फॉस्फेट का ना रिमूवल होगा, तो यहाँ पे ADP में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 ये है ना, BPGAL 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 ADP फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, ये 2 रिमूवल होगा, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा ADP से, तो 2 ATP का सिंथेसिस यहाँ पे हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर क्या, 2 ट्रायोज फॉस्फेट, जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना। ये फिर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किस में, मतलब इसका पोजीशन चेंज होता है आइसोमर से, और ये चेंज हो जाता है किस में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, PGA 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। और फिर ये जस्ट तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, इसका पोजीशन चेंज होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फिर ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल से देखो 2 इंटू लिखा है मैंने, 2 इंटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर ADP में 2 ADP में है, और 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, 2 ATP का यहाँ सिंथेसिस हुआ, देखो 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, और ये किस में होगा, इन मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, तो बन जाएगा क्या, 2 पायरुविक एसिड। अब ये क्या हो गया, 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से देखो बच्चों, ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATP का फॉर्मेशन हो गया, और 2 ATP यहाँ पे हमको मतलब प्रिपरेटिव फेज में लगा था, तो नेट ATP कितना बचा हमको, नेट ATP बचा हमको 2 नेट ATP का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ देखो आपको 2NADH, तो आप देखोगे क्या बच्चों कि मतलब ये जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस है, इस ड्यूरेशन में आपको 4 ATP का मतलब क्या ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, और मतलब 2 ATP लग रहा है, 2 ATP लग रहा है, तो नेट ATP आपको 2 ATP जो होता है नेट ATP का प्रोडक्ट बच रहा है, और 2 NADH, 2 NADH। NAD जनरली जो होता है ना, एनर्जी जो होते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में NADH FAD इन सब में क्या होता है, स्टोर होता है। तो 2 NADH और 2 ATP में क्या हो गया, इस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, किसमें, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो लिखा है मैंने, इफ ऑक्सीजन, अब यहाँ से देखो 2 पायरुविक एसिड बन गया। अब अगर ऑक्सीजन होंगे तो इफ़ ऑक्सीजन इज एब्सेंट तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन होगा तो ये किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के प्रेजेंट होगा, वहाँ पे फिर क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से बच्चों ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस। मैंने स्टेप्स, होप आप लोग को ये सारा का सारा स्टेप्स जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और होप आप लोग को मैं ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया।